हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं पढ़ा रही हूँ आपकी कक्षा 5 की जो हिंदी वाली बुक है उसका पहला चैप्टर। इसका पहला जो पार्ट है, आधा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो आज का जो चैप्टर है वो जो चल रहा है चैप्टर, उसका नाम है राख की रस्सी दुनिया की छत। तो राख की रस्सी वाला जो पार्ट है वो हो चुका है। ये सब जो है वो ये तो मुझे पढ़ाना है ना, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से भोला भाला से। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। ठीक है, हाँ चिंतित रहते थे भाई, क्योंकि उनका बच्चा जो था बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा था, भोला भाला था। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के को सोचकर परेशान होते थे, क्योंकि उसके पास इतनी अकल नहीं थी। वो एक सिंपल सा भोला भाला, होशियारी नहीं थी उसके अंदर, इसलिए वो चिंतित रहते थे। तिब्बत के तुम मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। तो अगर समझदारी बढ़ानी होती तो हम भी कुछ इसी तरीके का करते कि उसकी समझदारी बढ़े। लेकिन अगर उसको समझदार नहीं बनाया जा सकता है तो उसके लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढे जो समझदार हो, जो कि उसे मिला। शहर की तरफ मंत्री ने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। हाँ किया था। मंत्री ने अपने बेटे को शहर में क्यों भेजा था। उन्होंने भेड़ को बिना बेचे 100 जौ के बोरे लाने के लिए भेजा था। उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, क्योंकि भेड़ों के साथ में ले जाना था, तभी तो 100 जौ के जो बोरे थे वही ला पाता। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। मतलब आपको अपने घर में पता करना है कि जब वो इस घर के पहले वो कहाँ रहते थे। ये आप पूछ के बताना और कमेंट करना। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो कि दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे से बात करो। या भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी, मतलब जिसने घर छोड़ा है या जो किसी जगह आकर बसा हो उससे बात करनी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर लिखा है जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके पूछो कि जौ कुछ और अनाजों के नाम पता करो, जैसे अनाज गेहूँ हुआ, जौ हुआ, चावल हुआ, दाल हुई, ये सब हमारे अनाज आते हैं। फिर एक गेहूँ और जौ अनाज होते हैं। ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। रिमझिम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पाठ्यपुस्तक है वो जातिवाचक संज्ञा है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा भी नहीं रही हूँ। जब आप बड़ी कक्षा में पहुँच जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण 2 प्रकार की संज्ञाओं में करें, लौह, तांबा, धातु। जैसे कि धातु जो है, धातु में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं ना, लोहा चांदी, ठीक है, लोहा चांदी, तांबा, टिन, कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। जिसमें कई सारी चीज़ें आ सकती हैं वो हमारी जातिवाचक हो जाती है, ठीक है। जैसे खिड़की, शेरवानी, शहर, भोजन, वेशभूषा, तांबा, लेह, ये जो हैं सब संज्ञाएं ही हैं, ठीक है। और इन्हें 2 तरीकों में वर्गीकरण करना है, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेह हमारा एक जगह का नाम है तो हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, ये भी हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। शहर हमारा जातिवाचक है, ये हमारा जातिवाचक है, ये हमारा जातिवाचक है। और भोजन भी हमारा जातिवाचक है। वेशभूषा भी हमारी जातिवाचक है। शेरवानी एक कपड़े, मतलब कपड़े के तरीके का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। खिड़की भी हमारी क्या हो गई, जातिवाचक। फिर उससे आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि ऊपर लिखी गई हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच कर लिखो। अभी तो मैंने आपको बता दिया है। तुम शेर मैं सवा शेर, तुम शेर मैं सवा शेर। इस लड़की का भी यही लोहा मान गए।
ना था ना सचमुच नहले पे दहला, तुम्हें ये कैसे लगा। मतलब उन्होंने राख की रस्सी बनाने को कहा था। वो जो उसके जो पिताजी थे गार जी, वो समझ रहे थे कि वो नहीं बना पाएगी, लेकिन उसने बना के दे दी। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। एक एक करके आओ, उस डिब्बे से चिट निकाल कर पढ़ो, उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिसमें बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए हैं वह तुम्हारे कक्षा का बीरबल होगा। तो मतलब एक खेल है जिसमें अपने अपने सुझाव डालने हैं और फिर अलग अलग उन सब सुझावों को एक उस डिब्बे में डाल देना है, फिर अलग अलग करके सबको निकालना है। फिर वही एक खेल टाइप का है। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। ठीक है, ये कहा था ना, क्योंकि वो बाल बेच कर ही उसने जौ खरीदे थे। फिर क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर के कारण लिखो। मंत्री को यह बात पसंद आई थी, लेकिन वो सोच रहा था और भी क्या कर सकता है भेड़ों के साथ। भेड़ों का क्या बेचकर वो और फिर से जौ खरीद सकता है। तो उस अगली बार क्या हुआ कि उस लड़की ने भेड़ों के सींग जो थे काट कर बेचवा दिए। फिर है सींग और जौ। क्या है? सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच दिए। फिर है, जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्हें भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो बालों से तो ऊन बढ़ती है और भेड़ों के सींग से क्या बनता है? कई सारी चीज़ें बनती हैं, कई सारे यूजेज होते हैं उसके। ठीक है, बात को कहने के तरीके नीचे कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो? चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मतलब मेरी ज़िंदगी जो थी चैन से चल रही थी, इसको ऐसे कह सकते हैं। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब इस चीज़ को हम कह सकते हैं उसे होशियारी नहीं आती है, वो होशियार नहीं है। मैं इसका हल निकाल लेती हूँ, मतलब मुझे पता है ये कैसे, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे हल करना है। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, मतलब वो उसकी चालाकी के आगे हार गए। जो लोनपोगार हैं उनका बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? होशियार जो होता है वो समझदार होता है, चालाक जो होता है वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है और खुद का मतलब निकालता है। किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो, कक्षा में चर्चा करो। देखो भाई, भोला वो होता है जो समझदार होता है पर ज़्यादा चालाकी के चक्कर में नहीं पड़ता है और ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाता है। और बुद्धू वो होता है जिसे कुछ पता ही नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, ना ही उसके बारे में कुछ उसे ज्ञान होता है। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? जो लड़की थी समझदार बुद्धिमान थी, क्यों? समझदार भी थी और बुद्धिमान भी थी। समझदार बुद्धिमान एक ही बात होता है, वो दोनों ही थी। ठीक है, नाम दो। कहानी में लोनपोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छोड़कर छांटकर बेटे और लड़की को नाम दो। नाइमा, डाबा, मिगमार, लखपा, नुखू, फूदोरजे, ये क्या हैं? ये सब नाम है कहाँ के? तिब्बत के। ठीक है, कहाँ के नाम है? तिब्बत के नाम है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो ये कह रहे हैं कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम। जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। ये जो नाम है नाइमा, डाबा, मिगवार, लाखपा, नुखू, दोरजे, ये सब हैं शुभ नाम माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है ये रविवार को जन्म देने वाले बच्चे जो होते हैं, जो रविवार को पैदा होते हैं, उन बच्चों को क्या कहा जाता है? नाइमा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नाइमा। फिर मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी। जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? डावा रखा जाता है। या लड़का लड़की दोनों के नाम हो सकते हैं। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी।
तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। यह बुद्ध की स्त्री तारा का नाम है, जो कि तिब्बती नाम है। क्या है? दोलमा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हमारा आ गया है चैप्टर नहीं है ये, हमारा पहले ही चैप्टर का दूसरा पार्ट है, दुनिया की छत। आगे ये हमारे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है, देखते हैं इसमें है क्या। ठीक है, तो इसमें है, किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत को, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। तो तिब्बत जो है उसको क्या कहा जाता है? दुनिया की छत कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? बहुत ऊंचे पठार पे स्थित है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं, यहाँ से पढ़ना था। यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों को एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी, खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ जो होते हैं क्या हो जाता है? उन पहाड़ों में क्या हो जाता है? एक मिनट, हाँ, पढ़ने से वे पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं। मतलब कि ये जो तिब्बत जो जगह है उसको हमारी दुनिया का छत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हमारी ज़मीन का स्तर ये है तो पठार जो होते हैं हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, जो पहाड़ जो होते हैं हमारे काफ़ी ऊंचे होते हैं। पहाड़ हमारे ऊंचे होते हैं, ये पठार पे हो सकते हैं, ज़मीन पे भी हो सकते हैं। तो पहाड़ से नीचे और हमारी ज़मीन से उठे वाले जो स्थल होते हैं वे हमारे पठार कहलाते हैं। तो तिब्बत पे ही हमारा तिब्बत जो है हमारे पठार पे स्थित है, इसीलिए उसे दुनिया की छत कहा जाता है। और इस पे कई रंग के, लाल, भूरे, पीले, गुलाबी, ये रंग के क्या हैं? यहाँ पे खनिज पदार्थ हैं। यहाँ पे जो ज़मीन है वो इस तरीके की है और उन पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, मतलब वहाँ की हवा जो है उसमें नमी बहुत कम है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फ़बारी जो होती है कम होती है। तिब्बत में क्या होती है? बर्फ़बारी और बरसात जो होती है वो कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं, मतलब यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा नहीं हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। मतलब तिब्बत का जो पूर्वी भाग है वहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली है तो कहीं काली है। मतलब वहाँ की जो मिट्टी है लाल, पीली, काली तो कहीं रेतीली है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों के बर्फ़ पिघलने से। तो ये झीलें कैसे बनते हैं? पहाड़ों की जो बर्फ़ होती है वो जब पिघल जाती है उन्हीं से हमारी ये झीलें बनती हैं। इनमें मानसरोवर झील का नाम बहुत नाम है। मतलब मानसरोवर झील तो आपने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर झील कहाँ है? तो हमारी तिब्बत में है। ठीक है, यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। फिर काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो। ऊपर तेज़ ठंडी हवा भी चलती रहती है यहाँ पे। अब दुनिया की छत के बारे में उन्होंने कहा है। दुनिया की छत क्या होता है? दुनिया की छत बच्चों के तिब्बत के बारे में जानकारी देने के लिए है। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब वैसे मैंने बताया कि तिब्बत का जो छत होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। देखो ये दिखाया गया एक मंदिर टाइप में कुछ। देखते हैं यहाँ पे क्या है लिखा। फिर कह रहे हैं इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं। तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ के
यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। कैसे घर हैं? लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर झुकी होती हैं। कैसी होती हैं? अंदर की ओर झुकी होती हैं। पहाड़ों का सबसे बड़ा शहर झुकी होती। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लहासा है। कौन सा है? लहासा है। और यहाँ के जो घर होते हैं अधिकतर लकड़ी के बनाए जाते हैं, पर अब सीमेंट के भी बनने लगे हैं। उनकी जो दीवारें होती हैं अंदर की तरफ कैसी होती हैं? झुकी होती हैं। कैसी होती हैं? अंदर की तरफ झुकी होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये है। फिर ये कह रहे हैं कि और इनका सबसे बड़ा शहर जो लहासा है और 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा शहर जो है वो कौन सा है? लहासा है। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लहासा जो है वो तिब्बतियों का दिल कहलाता है। इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। ये जो है वे हमारे आदर्श चैनल है जोजस किड्स मस्ती, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। ये नाम है हमारे चैनल का, जोजस किड्स मस्ती। और आगे चलते हैं तो आगे हमारे आदर्श चैनल हैं जैसे जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी। इसमें आप क्या करते हैं कि घर बैठे प्यारी प्यारी ज्वेलरी आप अपने हाथों से बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं, जिसको आप कहीं भी पहन कर भी जा सकते हैं। हमारा तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर बैठे आपके घर की बेकार चीज़ों से डेकोरेशन वाली चीज़ें बना सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की, तो हमारी गुरु दक्षिणा में बस इतना ही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करने से आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ये हमारी गुरु दक्षिणा है, इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं पड़ता है, तो आपको बस सब्सक्राइब करना है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं कटता है। फिर से सुन लीजिए आप लोग। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करिए और हमारे चैनल है उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा और पढ़ाते रहिएगा। चलो भैया अभी उठेगा।